नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। यूक्रेन जंग की हर तस्वीर जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे और वो 19 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा 19 मार्च को उन्हें आना है और 2 दिनों के भारत दौरे पर प्राइम मिनिस्टर किशिदा आएंगे। ये बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियल डेट्स की बात की जाए तो 19 और 20 तारीख जापान के प्रधानमंत्री का ये दौरा मौजूदा हालात को देखते हुए, खासतौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर है और भारत और जापान के जो संबंध रहे हैं उन्हें देखते हुए काफी अहम आप मान सकते हैं। The Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Kishida Fumio, will be undertaking an official visit to New Delhi from 19th to 20th March for the 14th India-Japan Annual Summit. तो विदेश मंत्रालय का बयान आप सुन रहे थे। एक और बड़ा बयान विदेश मंत्रालय का यूक्रेन को लेकर भारत की तरफ से एक बार फिर से साफ किया गया है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में अब सिर्फ 50 लोग ही रह गए हैं, जिसमें से 15 से 20 लोग ही आना चाहते हैं और उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक पहली बड़ी बात कि सिर्फ 50 भारतीय बचे हैं, जिनमें से 15 से 20 जो हैं वो भारत लौटना चाहते हैं, भारत वापस आना चाहते हैं। और इसके अलावा बड़ी बात ये कही गई है कि बातचीत के माध्यम से ही रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है उसका समाधान निकाला जाए। We feel that the only way out is through diplomacy and dialogue. This has been emphasized by Prime Minister in his conversation with President Putin, President Zelensky. This is what we have been emphasizing. At the UN, we've been highlighting the need to respect the UN Charter, the territorial integrity of countries. We have, I think, said this. I think, as I referred to you, the External Affairs Minister's statement in Parliament also emphasized that. So yes, we have been talking about the need for dialogue and diplomacy, not hostilities, clearly. हमने करीब 22,500 से ज़्यादा हमारे देश के नागरिक तो निकाल ला, पर जैसा हमेशा होता है कुछ चुटपुट, जैसे आपने कहा, कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में लोग थे। पर ये एक उभरती हुई सिचुएशन है। हम जो नंबर, कुछ लोग कम हो जाते हैं, कुछ आना नहीं चाहते हैं। हमारी जितनी जो हम कांटेक्ट में हैं इनके साथ, जो बाकी हैं वहाँ पे हर किसी के साथ करीब 50 लोग थे। हमने आज पार्लियामेंट में भी कुछ 50 के बारे में बात की है, पर ये 2-3 दिन पहले की बात है। उसके बाद हमने कुछ और लोग निकल आए हैं। हमारा असेसमेंट तो यही है कि 15 से 20 लोग अभी हैं जो निकलना चाहते हैं, बाकी लोग वहां हैं वो अभी निकलना नहीं चाहते हैं। और जितना संभव हो सके हम उनकी सहायता दे रहे हैं। अब युद्ध का माहौल है, पर जितना हो सके हम करते रहेंगे, इनको निकालने की कोई तरीका निकले। तो भारत कह रहा है डायलॉग के माध्यम से मौजूदा हालात जो हैं यूक्रेन में और रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसका समाधान निकाला जाए। वैसे आपको बता देते हैं यूक्रेन में तबाही का आज 22वां दिन है और इतने दिनों में यूक्रेन का अब कोई हिस्सा नहीं बचा जहां हवा से रूस ने बम ना बरसाए हों, मिसाइलें ना दागी हों, गोलियों की बारूदी गंध ना हो। दुनिया माने या ना माने, अमेरिका माने या ना माने, यूरोप के देश माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन में ना तो किसी को ढाढ़स बंधाने वाला कोई बचा है और ना ही आंसू पूछने वाला। दुनिया के जिन देशों ने यूक्रेन को बर्बादी की राह पर धकेल दिया, उनकी बयानबाजी और कुछ मदद तो जारी है, लेकिन जख्मी यूक्रेन को इससे ना तो मरहम लगने वाला है और ना ही उसकी सेहत बदलने वाली है। बड़ा सवाल यही है, मौजूदा हालात के लिए, इस बर्बादी के लिए, इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? राजा बोला रात है। मंत्री बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। ये कहावत आज कहीं के लिए सच साबित हो रही है तो वो यूक्रेन। लपटों से घिरा खार्कीव का बाजार, कहीं आसमान से गिरते आग के गोले तो कहीं जमीन पर उठते शोलों के बाद मचती चीख पुकार।
लेकिन राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। खुद को दुनिया का थानेदार मानने वाले अमेरिका का हाथ यूक्रेन के साथ है, लेकिन यूक्रेन में तबाही जारी है। पश्चिम के ज्यादातर देश कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं ताकि रूस को हराया जा सके। लेकिन यूक्रेन पर रूस के कहर के बाद केवल मौत की सिसकियां या फिर मौत के धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 22वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के मुद्दे पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ये बातचीत अब भी जारी है, लेकिन मौत के गोले और शोले गिरने और बुझने बंद नहीं हुए हैं। रात गए जो हमले किए गए हैं उसके अंदर कम से कम 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जबकि 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये स्ट्राइक जो है एक डाउन रॉकेट जो है वो एक रेजिडेंशियल कंपाउंड, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर लगा, जिसमें जो 16 मंजिला इमारत थी जिसमें सिविलियंस रहते थे, और उसी के नतीजे में बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो कोलैप्स भी कर गया है, जबकि रेस्क्यू का अमल वहाँ पर इस वक्त भी जारी है। ये वेस्ट सिटी का इलाका है, कीव सिटी से वेस्ट में ये इलाका है जहां पर ये रॉकेट जो है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे लगा है। यूक्रेन में हर तरफ अब तबाही की आग, धमाके, चिंगारी या मौत की सिसकियां हैं। कभी शान से खड़ी इमारतें जो अपनी खूबसूरती पर इतराया करती थीं, वो रो रही हैं। ज्यादातर शानदार इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं। उनकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं। उनसे या तो धुआं या लपटें निकल रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, मानो वो रो रही हों। जिन स्कूलों में कभी बच्चों का शोर और किलकारियां गूंजा करती थीं, वहां अब गोलियों की थर्रा देने वाली आवाज और उसके बाद आतंक की निशानियां देखने को मिल रही हैं। यानी यूक्रेन के तमाम स्कूल रो रहे हैं। और मातम की ऐसी ही धुन सेना के उस बैंड से भी निकल रही है जो शहादत की सलामी के लिए बजते हैं। साथियों की मौत पर सैनिकों की आंखें नम हैं। जनाजे के साथ चलने वाले लोग बिलख रहे हैं। इन सैनिकों की हालत से समझा जा सकता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उन पर क्या बीत रही है। ये धुन और मातम का ये सुर, यही बहुत कुछ कह जाते हैं। यूक्रेन अब देश के लिए लड़ने वालों की जगह बनकर रह गया है। महिलाएं और बच्चे पलायन करने पर मजबूर हैं। युवा, नौजवान और वयस्क देश के लिए जंग लड़ने को, ऐसे में बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। और इस वक्त मेरी सहयोगी वॉसो से हमारे साथ हैं शिवांगी। थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय द्वारा खासतौर पर भारतीयों की यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। उनके द्वारा ये कहा गया कि अब करीब 50 भारतीय हैं और उनमें भी 15 से 20 भारतीय ही हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। तो ऑपरेशन गंगा के खत्म होने की संभावना कब तक है? क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो भारत के राजदूत हैं? उनसे आपकी बातचीत भी हुई है? बिल्कुल, देखिए अदिति, साफ तौर पर उनका कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे या जितने भी लोग भारत वापस जाना चाहते थे, उनका इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट हो चुका है और जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो अपनी मर्जी से हैं। देखिए, कल भी हमने कई छात्रों से बात की और उनका साफ तौर पर कहना था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वॉर ख़त्म हो, हम वापस जाएं और पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि अगर हम भारत लौटते हैं और फिर यहाँ आते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी जेब पर बहुत असर डालेगा। जहाँ तक बात रही भारतीयों की, तो इवैक्यूएशन हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे बुदापेस्ट से, उसके बाद पोलैंड से लगभग भारतीय निकल चुके हैं। और ज़रा तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। मेरी मौजूदगी इस वक्त लुब्लिन में है और आप देखिए ये काउंसुलेट जनरल ऑफ यूक्रेन इन लुब्लिन का दफ्तर है। बाहर आप देखिए ये तमाम लोग जो है वो यूक्रेन से आए हुए हैं, महिलाएं, बच्चे तमाम लाइन में लगे हैं और इंतज़ार सिर्फ इस बात का कि यहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इन लोगों को, जो लोग पासपोर्ट के बिना यहाँ पहुँचे हैं या जिनके पास वीज़ा नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें यहाँ से एक डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है ताकि अगर वो
काम करना चाहते हैं पोलैंड में तो उन्हें काम मिले, कहीं रहने का ठिकाना मिले, और लगातार ऐसी ही लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऑपरेशन गंगा लगभग पूरा हो गया है, लेकिन यूक्रेन से आने वाले रिफ्यूजियों की जो संख्या है वो लगातार पोलैंड में बढ़ रही है। और यही कारण है कि पोलैंड के 2 शहर वॉर्शो और एड्सो, इन दोनों ही जगह पर लगातार रिफ्यूजी कैंप्स जो है वो भरे पड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब रेलवे स्टेशन पर कहीं ना कहीं जो रिफ्यूजी है वो रहने को मजबूर हैं। तो अब यहाँ भार बढ़ते जा रहा है और यहाँ के मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जनसंख्या और बढ़ती है, ऐसे ही लोग आते रहे तो हमारे लिए उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो लोकल अथॉरिटीज हैं शिवांगी, वो कितना नंबर यहाँ पर ये जो रेफ्यूजीज पहुंच रहे हैं उन्हें लेकर बता रही हैं। बहुत सारे कैंप्स वहां पर चल रहे हैं। यूएन की एजेंसीज कह रही हैं करीब 3 मिलियन लोग हैं, सिविलियंस हैं जिन्होंने पलायन किया है यूक्रेन से। पोलैंड में अगर बात की जाए रेफ्यूजीज के नंबर की तो कितना बड़ा ये है? देखिए, वॉर्शो की अगर हम बात करें, जहां से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, तो अभी तक अगर हम बात करें जो आंकड़े सामने आए हैं 5 से 7 लाख लोग वहां पहुंचे हैं और अलग अलग शहरों में अलग अलग संख्या है। और ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब सेंटर्स फुल होने लगे हैं। लोगों ने, आपको बता दें कि यहाँ पर अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। आप यूक्रेन से आने वाले कोई भी देश के नागरिक हो जो यूक्रेन में रह रहे थे, यहाँ सेंटर्स के अलावा लोगों के घर पे भी रह रहे हैं। उसके बावजूद अब हालत ऐसी है कि अगर इसी तरह से जो रिफ्यूजीज़ हैं वो यहाँ पर आते रहे तो पोलैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा भार है। वहीं दूसरी ओर लगातार हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के ही जो बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। ज़ेलेंस्की हाल ही में कनाडा के संसद में जब बात कर रहे थे तो वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि हमें मदद की ज़रूरत है। वहीं पुतिन भी इस बात को स्वीकारते नजर आए कि अब आर्थिक तंगी उनकी ओर भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के सैंक्शंस है शिवांगी, उसके बाद बहुत बड़ी चुनौती रशियन इकोनॉमी के लिए, जिसे व्लादिमीर पुतिन भले ही नेशनलिस्टिक अप्रोच को हिट करते हुए ये कहने की कोशिश करे कि रशियन इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी फिलहाल इस अपडेट के लिए। और इस बीच जो बड़ी खबर है, चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। जो बाइडेन और शी जिनपिंग, ये अहम बातचीत आप कह सकते हैं। यूक्रेन संकट पर यह बातचीत होनी है। जाहिर तौर पर जिस तरह की बयानबाजी चाइना द्वारा की गई है, उसके बाद ये मीटिंग जो है, ये बातचीत जो है, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अहम हो जाती है और दुनिया भर की निगाहें इस पर रहेंगी कि इन दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच जब बात होती है तो क्या किसी तरह की सहमति कुछ मुद्दों पर बन पाती है। क्योंकि अगर आप देखें जो बयानबाजी चाइना द्वारा की गई है उसमें वो रशिया की तरफ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और वहीं कई जानकार ये कहते हैं कि जो बाइडेन चाइना को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा हो सकता है। लेकिन क्या शी जिनपिंग, अभी तक कम से कम उनके बयानों से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तरफ शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात, तो दूसरी तरफ हम आपको ये बता रहे हैं रूस के हमले के बाद खार्किव में बाजार में आग लग गई है। आप जानते हैं लगातार रशियन स्ट्राइक्स जारी हैं यूक्रेन के अलग अलग सिटीज में। खार्किव जो कि दूसरी सबसे बड़ी सिटी है कैपिटल कीव के बाद यूक्रेन की, वहां पर रशियन फोर्सेस लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की बात की जा रही है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के दावे यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा किए जा रहे हैं और यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। और हमले किस तरह से जारी हैं और वहां पर इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, वो तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार आप तक पहुंचाई हैं। और ऐसा नहीं कि ये हमले सिर्फ खार्किव तक सीमित हों, दरअसल कई सिटीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और तबाही और विध्वंस की बात, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वो विध्वंस और तबाही आप यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार उन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे खार्किव के बाजार में जब रशियन स्ट्राइक्स किए गए तो उसके बाद आग लग गई। इसके अलावा यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। रशिया ये कह रहा है कि इन रिहायशी इलाकों में मिलिट्री एसेट्स को छिपाया जा रहा है। तो वार पलटवार और साथ ही प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप इसे कह सकते हैं, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, वो भी लगातार जारी हैं रशियन स्ट्राइक्स भी। और आपको एक और बड़ी खबर इस बीच हम दे देते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन पर हमले का ये वीडियो है, कीव के में हमले का वीडियो जारी किया गया है।
तो रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वीडियो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये जारी किया गया है। कीव में हमले का वीडियो ये बताया जा रहा है और ये वीडियो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है, जिससे जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लगातार क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच आप यूक्रेनियन फोर्सेस की बात करें या रशियन फोर्सेस की बात करें, वो अपने अपने वीडियोस लगातार जारी कर रहे हैं। कई बार एक प्रोपेगेंडा की शक्ल देने की इसे कोशिश की जा रही है। इस बात को समझे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और ये लड़ाई कई लेवल्स पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ये मिलिट्री वॉर है, दूसरी तरफ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह रशिया के खिलाफ सैंक्शंस का सिलसिला जारी है, और तीसरी तरफ बातचीत के टेबल पर भी दोनों देश जाते हैं, लेकिन मिलिट्री वॉर पर इसका कोई असर पड़ता हो, वो फिलहाल इन तस्वीरों के लगातार आने का सिलसिला बता रहा है, ऐसा नहीं है। और हम आपको लगातार बता रहे कि यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन से थोड़ी देर पहले हमने इस बात का जिक्र किया कि कैसे यूएन एजेंसीज कह रही हैं 30 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं पोलैंड के शेल्टर की, जो एक मासूम बच्चा, सिर्फ 6 महीने का ये बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा है। इस बच्चे का परिवार बेबस है क्योंकि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। युद्ध ने इन लोगों का घर छीन लिया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। युद्ध में जिंदगी कैसे कुछ सेकंड्स में बदल जाती है, वो आप इन तस्वीरों में अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही इमोशनल तस्वीरें। शरणार्थी, रेफ्यूजी के तौर पर रहने के लिए मजबूर हैं यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं, जो किसी भी तरह सेफ और सिक्योर जोन्स में जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद भी इनके चैलेंजेस खत्म नहीं होते हैं। और यूक्रेन युद्ध पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि रूस और यूक्रेन शांति समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस ने इसे गलत बताया है, साथ ही उसने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को भी मानने से साफ इनकार कर दिया है। आईसीजे ने रूस से युद्ध रोकने और यूक्रेन को खाली करने का आदेश दिया था। आईसीजे का फैसला नहीं मानेगा रूस, ये साफ कर रहा है रशिया, और साथ ही ये भी कह रहा है कि किसी तरह के समझौते की तरफ वो यूक्रेन के साथ नहीं बढ़ रहा है। तो दो बड़ी बातें हैं रशिया का बड़ा स्टेटमेंट। एक तो डिनायल, यूक्रेन के साथ रशिया किसी तरह के सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है, समझौते की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी बात आईसीजे का फैसला मानने के लिए भी रूस तैयार नहीं है। आपको ये याद दिलाते हुए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दरअसल रूस से ये कहा था कि वो अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर ले, युद्ध रोके और यूक्रेन खाली कर दे। और मेरे सहयोगी अनस मलिक कैपिटल कीव से हमारे साथ है। अनस मलिक, इस वक्त आपके पास कैपिटल कीव, वहां पर रशियन स्ट्राइक्स को लेकर क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? देखें आदित्य, रशियन स्ट्राइक्स जो हैं, एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो जारी हैं। मैं भी अभी ऐसी ही एक लोकेशन पर मौजूद हूं जो कि वेस्ट ऑफ कीव के अंदर है। मैं अगर साइड पे होकर आपको दिखा भी सकूं, इस जगह को कहते हैं शेवचेंकिस्कीवी का ये इलाका है, और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है ये रशियन स्ट्राइक जो है इस बिल्डिंग पर की गई थी, जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये 9 मंजिला इमारत है और इस इमारत में 2 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। आप देख सकती हैं कि ना कि सिर्फ ये इमारत बल्कि इसके आसपास की जो इमारतें हैं उसने भी उस पर भी इस स्ट्राइक का जो है काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट आया है। और आप ये देख सकती हैं कि कितना आसपास की इमारतों को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन ये एक सिलसिला जो है, ये हम एक स्ट्रीक देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो टारगेट हो रही हैं। और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 5 रोज़ के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर ही हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल इमारतें जो हैं वो टारगेट की गई हैं। आज सुबह भी हम एक ऐसी ही लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे थे, दानिशिया की जो नेबरहुड है जो कि ईस्ट में आती है, वहाँ पर टारगेट किया गया गुज़िश्ता रोज़। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वेस्ट की नेबरहुड, वहाँ पर टारगेट किया गया। उससे पहले नॉर्थ और साउथ की नेबरहुड्स को टारगेट किया गया। तो ज़्यादातर सिविलियन एरियाज जो हैं वही टारगेट किए जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ कि रशियन फोर्सेस की ग्राउंड पर मौजूदगी की बात की जाए तो रशियन फोर्सेस की ग्राउंड पर, हम एयर स्ट्राइक्स के बारे में तो लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर मौजूदगी के लिहाज से कितनी बड़ी मौजूदगी है रशियन फोर्सेस की कैपिटल कीव में?
देखें, दो हिस्सों से जो है इस टाइम पे अटैक जो है रशियन फोर्सेस जो है वो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वो भी तकरीबन 25 किलोमीटर कीव से है। उसको वहाँ पर इरपिन, बूचा, ओस्तोमल का जो इलाका है वो है। और नॉर्थ ईस्ट में ब्रोवरी के मुकाम पे, जहाँ पे हम आज से 3 रोज़ पहले रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर अब जाना बंद हो गया है। वो तकरीबन 27 किलोमीटर दूर है कीव सिटी से। और वहाँ पर इस टाइम पर प्रोग्रेशन चल रही है इनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं। तो और आज हमने देखा कि रूसी जो खबरसां इदारा है टास, उसने रूसी जो वजारत दिफा है उसको एट्रीब्यूट करके एक वीडियो भी जारी की जिसमें दिखाया गया कि जो रूसी ग्राउंड एयरबोर्न फोर्सेस हैं वो कीव रीजन में दाखिल हो चुके हैं। इस दावे की अब तक इंडिपेंडेंटली हम आज़ादाना तौर पे तस्दीक नहीं कर सके हैं, लेकिन इस टाइम पर वो काफ़ी करीब हैं। इतना करीब हैं कि आपको महसूस हो सकता है, गन फायर भी आपको की आवाज़ भी आती है, वक्तन फ़क्तन एयर स्ट्राइक्स की आवाज़ आती है, सायरन्स की आवाज़ आती है। तो उनके हमले की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली आ रही है। अदिति, अनस, थैंक यू फॉर दी अपडेट्स। आप अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.